तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक ही होंगे। दोस्तों कहानियां तो सुनते रहेंगे, पर अभी आपस में थोड़ा भाईचारा बढ़ा लें। वैसे आप सबको मेरे और मेरे परिवार की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान हम सबको देश में हो रही ऐसी मुसीबतों से लड़ने का हौसला दे। बाकी हमारा हिंदुस्तान तो है ही जहां सब लोग एक हैं। तो दोस्तों वैसे आज मैं आपका बिल्कुल भी समय खराब नहीं करूंगा। बस आपसे इतना जरूर कहूंगा कि अगर आपको कहानियां सुनने का शौक है, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबाइएगा। इससे होगा ये कि मेरी आने वाली हर कहानी आपके पास अपने आप पहुंच जाएगी। और दोस्तों अगर आपके पास कोई कहानी है और आप चाहते हैं कि मैं उसको अपनी आवाज़ दूं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। तो दोस्तों बस बिना देरी किए जल्दी से अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाएं मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों अक्सर हमारे जीवन में बहुत सी चीजें होती हैं जिनमें से कुछ तो हम भूल जाते हैं, पर कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो हमारे जीवन से जुड़ जाती हैं, जिन्हें हम चाह कर भी भूल नहीं पाते। दोस्तों ऐसे ही किसी के जीवन में बीता हुआ कल मैं आपके सामने लाया हूं, जो कि उतना ही हमारे लिए खतरनाक है जितना कि उनके लिए, क्योंकि उनके लिए वह सब देखना आसान नहीं था। ये कहानी उत्तर प्रदेश में रहने वाले सत्य भारत सिंह की है और ऐसा एक हादसा उनके साथ तब हुआ था जब वह कुछ 6 साल के थे। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश के गांवों में बदुआ या पंडुब्बा नाम के भूतों की कहानियां 2002 तक मशहूर थी। यह इस तरह के भूत होते हैं दोस्तों, यह ऐसे भूत होते हैं जिनकी मृत्यु कभी पानी में डूब जाने के कारण हुई हो। उसी समय यह आत्माएं गांव में कई लोगों को दिखाई दे रही थी, जो कि गांव के खेत के किनारे नदी में दिखा करते थे। कहते थे कि वह पानी के बाहर तो नहीं आते थे, लेकिन लोगों को सूरज ढल जाने के बाद नदी के किनारे जाने में डर लगता था। और ऐसे ही एक दिन सत्य भारत के पिताजी दोपहर के समय जब अपने खेत पर गए तो उन्होंने वहां नदी की तरफ कुछ अजीब देखा, जिसे देख वह चिंता में पड़ गए। उन्होंने देखा कि वहां नदी के ऊपर कुछ बच्चे पानी के ऊपर चल रहे हैं। वह यह देख बहुत घबरा गए और वापस घर की तरफ लौट आए। घर पहुंचकर उन्होंने अपने पिताजी को यह बात बताई तो उन्होंने उन्हें पनडुब्बी के बारे में बताया और उस बात को काफी समय हो चुका था। तब तक भरत का जन्म हो चुका था और वह 6 साल का हो चुका था। और ऐसे ही एक दिन भरत के पिताजी उसे लेकर पहली बार खेत पर जा रहे थे, पर वह नदी जानते थे जो कि कभी उन्होंने देखा था, वह अब भी वहां है। भरत के पिताजी रास्ते में ही किसी से बातचीत में लग गए और तभी वहां अचानक कुछ अजीब हुआ। भरत वहीं खेलने लगा था कि अचानक वह नदी की तरफ जाने लगा। उसके पिताजी अभी भी बातचीत में लगे थे। उन्हें पता नहीं था कि भरत वहां से जा चुका था। भरत केवल 6 साल का था, जिसे उस समय कुछ समझ नहीं थी। भरत ने देखा कि उसके पिताजी जो कि अभी तक उसके पीछे थे, वो ठीक नदी से उसको इशारा करके बुला रहे थे। भरत पीछे मुड़ के देखने लगा तो उसको उसके पिताजी पीछे दिखाई दे रहे थे, परंतु फिर भी वह नदी की तरफ चलता जा रहा था। वो काफी आगे निकल ही चुका था कि अचानक उसके पिताजी ने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच लिया। उन्होंने देखा कि जो आदमी अब तक भरत के पिताजी की शक्ल का था वह पानी के अंदर चला गया। यह देख वह बहुत डर गए। वह जल्दी से वहां से घर आ गए। इसके बाद भरत के पिता ने तब जाकर उन्होंने भरत को अपने साथ बीती सारी बात बताई। वह बहुत डरे हुए थे और उस दिन के बाद वह भरत को कभी खेत पर नहीं ले गए। दोस्तों वैसे इस बात को काफी साल बीत गए हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम चाह कर भी भूल नहीं पाते। भरत भी इस बात को आज तक भूल नहीं पाया, इसीलिए ठीक बचपन में उसके साथ बीती बात उसे आज तक याद है। आइए दोस्तों चलते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। दोस्तों मेरा नाम संजू है, मैं भोपाल से हूं। दोस्तों कभी कभी इंसान ऐसी मुसीबत में फंस जाता है जिसमें उसे किसी चीज का डर नहीं लगता। वो उस वक्त किसी भी परिस्थिति में ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हो जाता है जो उसने कभी करा ना हो। ठीक ऐसा ही एक हादसा आज से कुछ समय पहले मेरे दोस्त के पिताजी और उन्हीं के एक दोस्त के साथ हुआ था। वह दोनों अक्सर शादियां पार्टी में खाना बनाया करते थे
उनका खाना बनाने का तरीका बहुत अलग था। वो खाना काफ़ी जल्दी बना दिया करते थे, इसीलिए उनका काम सबको पसंद आता था। वहाँ की शादियों में अक्सर ज़्यादातर लोग उन्हें ही खाना बनाने का ऑर्डर दिया करते थे। वो दोनों हमेशा वक्त से पहले अपना काम खत्म करके अपने घर लौट जाया करते थे। उनके ऐसा करने से वो ठीक ठाक पैसे भी कमा लेते थे, परंतु उनके जीवन में अभी वो दिन भी आना करीब था जिसका उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। तो ठीक ऐसे ही एक दिन उनके पास एक बहुत बड़ा खाना बनाने का ऑर्डर आया। वह लोग पैसे भी अच्छे दे रहे थे, इसीलिए वह मना भी नहीं कर पाए, परंतु वह जगह उनके गांव से काफ़ी दूर थी। लेकिन फिर भी वह काम करने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों, इसके कुछ दिनों बाद वह वहाँ खाना बनाने के लिए पहुँच गए। वहाँ पर उन्हें काफ़ी समय लग गया क्योंकि वह थोड़े बड़े लोग थे, जहाँ पर मेहमानों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा थी। वो दोनों अपने काम में इतना मग्न हो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब आधी रात हो चुकी थी। लेकिन आखिरकार उनका काम पूरा हो गया और उन्हें उनके पैसे भी मिल गए। बस अब उन्हें घर जाने के लिए कोई साधन नहीं मिल रहा था। मेरे दोस्त के पिताजी ने अपने ही साथी को कहा कि चलो आगे चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। उनका दोस्त मना करने लगा, कहने लगा कि अभी कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा करते हैं कि आज यहीं रुक जाते हैं, कल सुबह चले जाएंगे। लेकिन मेरे दोस्त के पिताजी कहाँ मानने वाले थे। कहने लगे कि नहीं, चलते हैं, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। वो दोनों आगे चलने लगे। वो काफ़ी देर तक चलते रहे। इसके बाद ठीक उन्हें एक ऑटो अपनी तरफ आता दिखाई दिया। ऑटो को देखकर वह उनसे पूछने लगे तो वो चलने के लिए तैयार हो गया और वह दोनों बैठ गए। लेकिन दोस्तों, उनके साथ अब जो होने वाला था वो बेहद खतरनाक था, क्योंकि वह अभी आधे रास्ते चले ही थे कि रास्ते में एक औरत ऑटो को हाथ का इशारा देकर रोकने को कहने लगी। उस ऑटो वाले ने ऑटो रोका और पूछने लगा कि कहाँ जाना है, तो वह कहने लगी कि बस थोड़ा आगे। ऑटो वाले ने हामी भर दी और वो औरत उनके साथ बैठ गई। दोस्तों, थोड़ी देर बाद मेरे दोस्त के पिताजी के साथी की नज़र उस औरत के पैरों पर पड़ी। वह बहुत घबरा गया और चुपचाप मेरे दोस्त के पिताजी को बताने लगा। जैसे ही उन्होंने भी देखा तो वह डर के मारे ऑटो रोकने को कहने लगे। वह ऑटो वाला उनसे कहने लगा कि क्या हुआ, तो वह कहने लगे कि इसके पैर उल्टे हैं। पर वह हैरान तो तब हुए जब ऑटो वाले ने उन्हें अजीब सा जवाब दिया। वो ऑटो वाला उनसे कहने लगा कि उसके पैर क्या देख रहे हो, मेरे देखो। दोस्तों, उनकी नज़र जब उसके पैरों पर गई तो उसके पैर भी उल्टे थे। वह बहुत डर गए और चिल्लाने लगे। वो आदमी ऑटो की स्पीड और तेज करने लगा। भगवान जाने वह उन्हें कहाँ ले जाना चाह रहा था। उन दोनों ने हिम्मत कर बिना कुछ सोचे समझे ऑटो से छलांग लगा दी और वह दोनों गिरकर रास्ते के किनारे आ गए। उनकी नज़र अब भी ऑटो पर थी, लेकिन देखते ही देखते यकीन मानो ऑटो गायब हो गया। उन दोनों को चोट तो बहुत आई थी, पर लेकिन वो अब भी होश में थे। वह जैसे तैसे अपने घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद भी वो बहुत डरे हुए थे, लेकिन वह उस दिन बच गए थे क्योंकि उन्होंने खुद को बचाने के लिए वो कर दिया था जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। दोस्तों, अक्सर आप लोग जानते ही होंगे कि हमारे जीवन में हमें कोई इतना प्यार भी करता है कि उसकी मृत्यु हो जाने के बाद भी वह हमें हर मुसीबत से बचाता रहता है। लेकिन दोस्तों, सच तो ये है कि इस बात की हमें कोई खबर नहीं होती। हो सकता है कि शायद आपको यकीन ना आए, लेकिन ऐसा ही एक हादसा हाल ही में हमारे सामने आया था, जो कि दिल्ली में रहने वाले राहुल नाम के शख्स के साथ हुआ था। यह हादसा उसके साथ तब हुआ था जब वह अपने कमरे में बैठकर अपने फ़ोन में क्रिकेट मैच देख रहा था। उसे मैच देखते देखते काफ़ी समय हो गया था कि अचानक उसके फ़ोन में एक व्हाट्सएप पर मैसेज आया। उसमें जो लिखा था वह उसे पढ़कर थोड़ा सा सोच में पड़ गया। उस मैसेज में लिखा था कि मैं दूसरे कमरे में बैठा हूँ, जल्दी आ जा। यह मैसेज देख उसे पहले तो अजीब लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि कोई दोस्त उससे मजाक कर रहा है, तो वह इग्नोर करके दोबारा मैच देखने लगा। मैच देखते देखते अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने जोर से पत्थर मारकर उसके कमरे का कांच तोड़ दिया हो। वो ये देखने के लिए बाहर गया
तो वहां कोई नहीं था। वो सोचने लगा कि जब बाहर कोई नहीं है तो कांच टूटने की आवाज कैसी थी। वो ये सोच ही रहा था कि उसके फोन में एक और मैसेज आया जिसमें लिखा था कि क्या हुआ, मैं मिला नहीं। इस मैसेज को देखकर राहुल को गुस्सा आ गया तो उसने वह नंबर ब्लॉक कर दिया और दोबारा मैच देखने लगा। दोस्तों थोड़ी देर बाद फोन में एक मैसेज आया। इस बार वह मैसेज दूसरे नंबर से था जिसमें लिखा था कि मेरा नंबर ब्लॉक किया, अब ये देख। राहुल डर गया और सोचने लगा कि आखिर यह कौन है। राहुल अपने कमरे से बाहर निकल गया और जब वह अपनी सीढ़ियों से नीचे जा रहा था तो सीढ़ियों पर एक आदमी बैठा था। राहुल उस पर ध्यान न देते हुए सीधा बाहर की तरफ चला गया। वह बाहर रोड पर जाकर फुटपाथ पर चलने लगा। थोड़ी दूर चलकर उसे एक लड़का दिखाई दिया जो कि अपने फोन में कुछ कर रहा था। राहुल उसके पास जाने लगा और ठीक उसके बगल में जाकर बैठ गया। राहुल बैठा कुछ सोच ही रहा था। थोड़ी देर बाद उसके फोन में फिर से एक मैसेज आया। उसमें लिखा था कि तूने मुझे देखा नहीं, मैं सीढ़ियों में बैठा था, तू देख लेता तो मारा जाता। दोस्तों ये मैसेज देख राहुल बहुत डर गया। वह अभी भी उस लड़के के साइड में बैठा हुआ था। उसे काफी डर लग रहा था, लेकिन उसने गौर किया कि जब जब वह लड़का कुछ लिखता है तो मैसेज राहुल के फोन पर आता है। वह परेशान होकर उस लड़के के पास जाकर पूछने लगा कि वह किससे बात कर रहा है। तो जवाब में उसे जो मिला वो सुन राहुल बेहताशा हो गया। उसने कहा कि वो उसी से बात कर रहा है। राहुल के दिमाग में उस समय लाखों सवाल एक साथ चल रहे थे। वो समझ चुका था कि कुछ अजीब ही हो रहा है जो उसके दिमाग के परे है। राहुल हिम्मत कर वहां से भागने लगा। भागते भागते जब वह पीछे मुड़कर देखने लगा तो उसने देखा कि वह लड़का भी ठीक उसके पीछे भाग रहा था। ये देखकर राहुल और ज्यादा डर गया। वो इतना घबरा गया था कि अचानक एक तेज रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी जिसे देख वो सहन न कर पाया और बेहोश हो गया। लेकिन दोस्तों जब वो होश में आया तो वह अपने घर पर अपने दोस्तों के बीच था। सब उससे पूछने लगे कि क्या हुआ था और वह रात को रोड पर कैसे पहुंचा। तो राहुल ने उनको सारी बात बताई। दोस्तों अगले ही दिन उसके दोस्त राहुल को एक बाबा के पास ले गए। दोस्तों यकीन मानिए बाबा ने जो बताया सुनकर सब चौंक गए। बाबा ने बताया कि वह एक जिन्न है जो उसकी जान लेना चाहता था। पर अच्छी बात तो यह है कि जो रोशनी से दिखाई दी वो उसके दादाजी की आत्मा थी जिन्होंने उस समय इसकी रक्षा की और वही हमेशा इसे बचाते आ रहे हैं। दोस्तों ये बात सुनकर राहुल बेहद खुश था। बातों ही बातों में बाबा ने राहुल के हाथ में एक ताबीज बांध दिया और उससे कहा कि इसे हमेशा संभाल कर रखना, ध्यान रहे कहीं खोल के खो ना जाए। दोस्तों राहुल का मानना है कि उस हादसे की वजह से वो बहुत डर गया था। वो कहता है कि मेरी बात पर कोई यकीन करे या ना करे, लेकिन उस समय जो भी हुआ वो उसे आज तक समझ नहीं आया। लेकिन आज भी वो सोचता है कि शायद हो सकता है कि वो लड़का जिसने उससे कहा था कि वो उससे ही बात कर रहा है, हो सकता है शायद वो मजाक कर रहा हो, क्योंकि कई बार सवालों का जवाब पाते पाते उसने महसूस किया कि उस वक्त वह पहले से ही काफी डरा हुआ था। आइए दोस्तों चलते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। दोस्तों यह कहानी शानू की है जो कि आज से 35 साल पुरानी है। यह हादसा शानू की नानी और उसकी मासी के साथ हुआ था। जिस समय शानू की मासी का जन्म हुआ था वह उस समय जिस अस्पताल में थी उस वक्त वहां पर केवल शानू की मासी का ही जन्म हुआ था। शानू के नाना भी इस बात से बेहद खुश थे, लेकिन मुसीबत तो अभी आने वाली थी। शानू की नानी अगले दिन ही घर वापस लौटने वाली थी कि ठीक उससे एक रात पहले ही वहां कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर वह बहुत घबरा गए। उस रात शानू की नानी अस्पताल में अपने बेड पर आराम कर रही थी कि अचानक एक औरत भागती हुई उनके पास आई और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहने लगी। शानू की नानी ने उससे कहा कि वह कौन है और वो उसके साथ क्यों जाए। तो वह औरत कहने लगी कि मैं आपके बगल वाले बेड पर ही हूं, मेरा भी बच्चा हुआ है जिसे खून की जरूरत है। यह सुनकर शानू की नानी को तरस आ गया और वह उसके साथ जाने लगी ही थी कि अचानक उनकी नजर उसके पैरों पर पड़ी। सच उनके सामने था। वो ये सब देखकर बेहद घबरा गई। उनको ऐसा लगा कि एक पल मानो उन्हें चक्कर आ रहा हो।
उनके मुंह से आवाज मानो कहीं दब गई थी। वह चीखना चाह रही थी पर कुछ नहीं कह पाई। और उस वक्त अस्पताल में भी कोई नहीं था। शानू की नानी पीर बाबा को मानती थी। आखिर हिम्मत कर वह चीख चीख कर पीर बाबा का नाम लेने लगी कि तभी वो औरत वहां से गायब हो गई। दोस्तों, इसके ठीक अगले दिन शानू की नानी अपने घर वापस आ गई थी और उसी रात वह अपने घर पर अकेली थी, क्योंकि शानू के नाना रात की नौकरी किया करते थे। शानू की नानी ने जैसे ही शानू की मासी को सुलाया, तभी उनकी नजर घर की खिड़की पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि वही औरत जो कि उन्हें बाहर आने का इशारा कर रही थी। नानी दोबारा मन ही मन पीर बाबा का नाम लेने लगी और अगली सुबह ही उन्होंने सारी बात सासू के नाना को बताई। ये सब सुनकर वह उनको दरगाह ले गए, जहां जाकर उन्हें पता चला कि वो औरत एक चुड़ैल थी जो कि उनको और उनके बच्चे को मारना चाहती थी। दरगाह पर एक बाबा ने उनके ऊपर झाड़ फूंक किया और मंत्रों से भरा एक ताबीज उनके हाथ पर बांध दिया। इसके कुछ दिन बाद सब कुछ ठीक हो गया और फिर कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये बात इतनी पुरानी है कि आपके सामने लाने वाला और कोई नहीं, शानू है, क्योंकि उनके नाना और नानी उसे अक्सर इस कहानी के बारे में कई बार बता चुके। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी आखिरी कहानी की तरफ। दोस्तों, अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि जब कोई किसी कारण मर जाता है तो उसकी आत्मा को इसीलिए शांति मिल जाती है क्योंकि हम उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होता, बल्कि कभी कभी कोई आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलती जब तक वह अपने ऊपर बीती बात को किसी को बता ना दे या फिर अपनी मृत्यु का बदला ना ले ले। दोस्तों, ऐसी ही एक कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो कि हरियाणा में रहने वाले प्रीति चौहान के परिवार पर बीती थी। वैसे यह हादसा कुछ समय पहले का ही है, जब प्रीति के घर के ठीक सामने एक खुशहाल परिवार रहता था जो कि बहुत खुशी से रह रहे थे। परंतु वक्त जैसे जैसे बीतता रहा, ठीक वैसे ही जाने एक रात कुछ ऐसा हुआ कि उनके घर में पति पत्नी की आपस में बेहद लड़ाई हो गई। उनकी आपस की बातचीत की आवाज साफ बाहर तक सुनाई पड़ रही थी, पर कोई इसलिए उनके बीच में नहीं बोल रहा था क्योंकि लड़ाई झगड़ा तो सबके घर में होता है। सबको यही लगा कि थोड़ी देर बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं था। उस रात उस आदमी ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। इस खबर के बारे में जब सबको पता चला तो सब लोग चौंक गए, क्योंकि वह आदमी भला ऐसे कैसे कर सकता था, जबकि वह तो घर का सारा काम करता था, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ता लेकर आता, अपनी बीवी का ख्याल रखता, क्योंकि उसकी पत्नी की तबीयत अक्सर खराब रहती थी, जिसका सारा ख्याल वही रखता था। तो सोचने वाली बात है कि भला वह कैसे अपनी जान दे सकता है। दोस्तों, ठीक इस बात को सुनकर सब हैरान थे। दोस्तों, कुछ दिनों तक तो वहां पर सब कुछ शांत सा हो गया, फिर धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया था, पर उस आदमी की तारीफ अब भी लोग किया करते थे। समय गुजरता गया और ऐसे ही फिर वह समय भी आया जब परिधि की चचेरी बहन की शादी का समय नजदीक आ गया था और उनके घर पर तैयारियां शुरू हो गई थी। और ऐसे ही एक दिन उसकी बहन का हल्दी का दिन था। उस दिन सबने उसे समझाया था कि वह बाहर ना जाए, लेकिन वो कहाँ जानती थी कि उसकी यह एक गलती की वजह से वह कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली थी। वह उस दिन बाहर चली गई। बाहर जाते समय उस आदमी की जहां मृत्यु हुई थी, उस दहलीज के सामने वह टकरा गई। दोस्तों, उस समय तो कुछ नहीं हुआ और उसकी शादी भी ठीक ठाक हो गई, परंतु जैसे ही उसकी शादी के बाद वह अपने ससुराल पहुंची तो वह अचानक बेहोश हो गई और जब वह होश में आई तो वह जोर जोर से रोने लगी, अजीब सी हरकतें करने लगी, जिसे देख सब हैरान थे। वो यही सोच रहे थे कि अचानक ये क्या हो गया। उसे देख सब घबरा गए। वो शाम तो ऐसे ही ढल गई, लेकिन यह सब लगातार एक हफ्ते तक चलता रहा। सब लोग बेहद परेशान हो चुके थे और इस परेशानी का हल निकालने के लिए वो सब के सब उन्हें एक बाबा के पास ले गए, जिन्होंने उन्हें देखकर बताया कि इसमें कोई आत्मा है जो कि ये बताने का नाम नहीं ले रही कि वह कौन है। घर के सभी लोग उस वक्त बहुत परेशान थे। उस बाबा ने उन सबको 3 दिन बाद बुलाया, क्योंकि उन्हें कुछ तैयारी करनी थी।
इसके बाद ठीक जब सब लोग उसको बाबा के पास ले जाने लगे तो वह जोर जोर से रोने लगी। पर बाबा ने सबको बताया था कि यह बहुत कुछ करेगी, पर कोई तरस मत खाना और इसे किसी भी हालत में यहाँ लेकर आना। वहां पहुंचने के बाद बाबा ने उसे एक घेरे में बैठाया और पूछने लगे कि वह कौन है। वह उसे धमकी देने लगे कि अगर तू नहीं बताएगा तो तुझे यहीं भस्म कर दूंगा। वह डर के मारे बोलने लगा और जब उसने बताया कि वह कौन है तो सब सुनकर हैरान थे। दोस्तों, वह वही आदमी था जिसने जहर खाकर अपनी जान दी थी। लेकिन दोस्तों, उस वक्त का सबसे बड़ा सवाल यह था कि वह परिधि की बहन के शरीर में क्यों आया। बाबा उसे लगातार पूछने लगे, तब जाकर कहीं उसने बताया कि इसका पैर मेरे घर की दहलीज पर टकराया था। उस वक्त मैं वहीं बैठा था और अब मैं इसे लेकर जाऊंगा। ये बात सुनकर बाबा गुस्से में आ गए और बोलने लगे कि तूने अपनी जान खोद ली है तो फिर इसे क्यों सता रहा है। लेकिन दोस्तों, उस आदमी ने जो जवाब दिया उसे सुनकर सब हैरान हो गए। उसने कहा, मैंने जान नहीं दी, मेरी बीवी ने मुझे जहर देकर मार दिया, मैं मरना नहीं चाहता था। दोस्तों, यह बात सुनकर सब हैरान थे। उन बाबा ने कहा, तो इसे छोड़ दे और वापस चला जा, जिससे बदला लेना है ले, पर इसे छोड़ दे। बाबा अपनी पूजा शुरू कर चुके थे क्योंकि वह मानने को तैयार नहीं था। लेकिन बहुत देर बाद वह मान गया और चला गया। उसके जाते ही ठीक 1 घंटे बाद परिधि बिल्कुल ठीक हो गई। दोस्तों, जाते जाते उन बाबा ने यह भी बताया कि वह आत्मा अपनी पत्नी से बदला लेने तो गई थी, पर उसने किसी को कुछ नहीं करा। वह अपने बच्चों के आगे के भविष्य की वजह से रुक गया और अपनी पत्नी को यह सोचकर कुछ नहीं करा क्योंकि फिर उसके बच्चे को कौन देखता। दोस्तों, ये बात का पता उसकी बीवी को भी चल गया। उसके दिल में इतना डर बैठ गया कि वह उस घर पर रात को नहीं सोती थी क्योंकि वह बहुत ज्यादा डर गई थी। वो दिन भर वहां रहती पर रात के समय अपने मायके चली जाती। कहते हैं कि वह आदमी आज भी अपने घर की दहलीज पर बैठा रहता है पर किसी को कुछ कहता नहीं। लेकिन दोस्तों, फिलहाल काफी समय हो चुका है। परिधि की बहन भी अब खुशी से रह रही है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। पर सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या सच में वह वहां है या नहीं। इस बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, अगर आपको आज की हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको जल्द ही अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।